गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट्स। इस टॉपिक को भी हमने दो लेक्चर्स में कंसिडर किया है। तो लेक्चर 6 और लेक्चर 7 जो है आपकी कॉम्पटन इफेक्ट के लिए है। तो आप दोनों ही लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ें। अब इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये देखें कि कॉम्पटन इफेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई। तो कॉम्पटन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उन्होंने इस तरीके से एक एक्सरे सोर्स लिया, ठीक है, जो कि ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर यानी स्कैटर्ड जो है वो हमारा टारगेट था। तो एक्सरेज को इस तरीके से इस पर टारगेट किया गया और टारगेट करने के बाद क्या हुआ कि जो यहां पर आने वाले स्कैटर्ड रेडिएशंस थे यानी यहां से इंसिडेंट रेडिएशन, फिर उसके बाद जो स्कैटर्ड रेडिएशंस थी उनको लेड कॉलिमेटिंग स्लिट या शील्ड की से गुजारने के बाद अलग अलग यहाँ पर जो फाई है वो स्कैटरिंग एंगल को बता रहा है कि अलग अलग फाई के लिए हमने जो स्कैटरिंग रेडिएशंस हैं उनको एक कैल्साइट की क्रिस्टल, यहाँ पर जो ये क्रिस्टल दिख रहा है ये कैल्साइट का है। तो कैल्साइट की क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट कराने के बाद एक डिटेक्टर के थ्रू यहाँ पर हमने उसको डिटेक्ट किया, ठीक है। उनका ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था कि एक्सरेज जो है वो यहां से इंसिडेंट होकर के एक टारगेट पर आएंगी और उधर से स्कैटर्ड होकर के हमने अलग अलग डायरेक्शंस में उन्होंने उनको डिटेक्ट किया कि उनकी इंटेंसिटी, और उसमें भी डिटेक्ट क्या किया उन्होंने कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन उसको उन्होंने मेजर किया जो कि एक वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन के फंक्शन के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया फिर अपने उन एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे कि वेवलेंथ भी निकल गई उनकी स्कैटर्ड की, क्योंकि इनके पास जो कैल्साइट का ये क्रिस्टल था तो इसमें क्या है उनको प्लेन्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो पता थी। तो जिसकी वजह से एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो यहाँ पर फाई है वो हमारी मर्जी का है, हम इसे 0 लेना चाहें, 45, 90, 180 कितना भी लेना चाहें वो हमारी मर्जी का है। तो हम किसी भी एक एंगल पर वेवलेंथ का एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ निकल गई और वेवलेंथ के बाद हमने इधर डिटेक्टर की मदद से इंटेंसिटी निकाल ली। तो इन्होंने उसके बाद इस तरीके से वेवलेंथ और इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा एट द डिफरेंट डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स। अब आप देखिए कि फाई इज इक्वल टू 0 पर तो हमें क्या हुआ, एक वेवलेंथ पर ही हमें मैक्सिमम प्राप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वहां जब एंगल्स बढ़ाए गए तो हमें यहाँ देखिए कि इनमें स्प्लिटिंग होना शुरू हो गई, यानी कि केवल एक वेवलेंथ पर ही हमें हायर इंटेंसिटी प्राप्त नहीं हुई बल्कि दो पर हमें पीक प्राप्त हुए। इस तरीके से 90, जब स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री लिया गया तो इन वेवलेंथ के बीच में जो डिफरेंस था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। इस तरीके से 135 पर और ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो उनका रिजल्ट था कि स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उसमें एक तो सेम वेवलेंथ यानी यहाँ पर जो लैम्डा है वो तो है इंसिडेंट वेवलेंथ, ठीक है, और लैम्डा डैश जो है वो है एक अलग वेवलेंथ जो कि उन्हें प्राप्त हो रही थी, ठीक है। तो उन्हें जो इस तरीके से कि वहां पर जो ये सेकंड वेवलेंथ और वो भी ग्रेटर वेवलेंथ का जो उन्हें पार्ट मिल रहा था उसको लेकर के उनके इस कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट्स थे उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी और बढ़ जाती है कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए उन्होंने एक कॉम्पटन इफेक्ट दिया। कॉम्पटन इफेक्ट क्या था कि जब एक मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक वर्णी एक्सरे या गामा रेस किसी भी को किसी टारगेट से
स्कैटर्ड किया जाता है तब स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ से ज्यादा प्राप्त होती है, यानी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कहेंगे तो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से कम प्राप्त होगी, और इस फिनोमिना को कहा गया कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, यहां तक बात हो जाती है। अब इसके बाद कि भाई अब इसको एक्सप्लेन किस तरीके से किया जाए, तो हमने अपने जो पिछले 2 टॉपिक से ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहां पर हमने आपसे बात की कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी वहां पर हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं वो फोटोन से मिलके बनी हुई है। प्लांक ने ये कहा कि भाई एनर्जी के क्वांटाज होते हैं। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो एक्सप्लेन किया गया तो आइंस्टीन ने कहा कि भाई जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसमें लाइट के फोटोन के लिए बात की गई। जब कॉम्पटन इफेक्ट में एक्सरेज पर काम किया गया तो यहां पर यही सेम क्वांटम जो फिनोमिना था उसको लगाया गया कि एक्सरेज जो है उनमें भी देखिए कि स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन और इज अ क्वांटम फिनोमिना, यानी कि एक्सरेज का जो स्कैटरिंग ये हो रही है ये भी क्या है, एक क्वांटम फिनोमिना है। ठीक है, अब किस तरीके से कि जब भी कोई फोटोन किसी भी इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करेगा, टकराएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी जो कुछ एनर्जी है वो उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा इंसिडेंट फोटोन था उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो अब इस इफेक्ट को समझाने के लिए ये 2-3 नियम दिए गए कि भाई एक तो जो कॉम्पटन इफेक्ट है ये सिंपली क्या है, एक फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन है। सेकंड कि जो ये कोलिजन हो रहा है वो रियलिस्टिक है और इलास्टिक है, यानी कि प्रत्यास्थ है। अब इलास्टिक होने की वजह से क्या होगा कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों ही नियम लागू होंगे। ठीक है, अब इन नियमों को यूज करते हुए फिर हमने किसकी बात की कि कॉम्पटन शिफ्ट की। अब कॉम्पटन शिफ्ट क्या है कि यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है कि जो ये वेवलेंथ में डिफरेंस हमें प्राप्त हो रहा है, यानी इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड जो वेवलेंथ है दोनों के अंदर ही जो चेंजेस हो रहे हैं, जो डिफरेंस है, उसको हमने नाम दिया है कॉम्पटन शिफ्ट का। ठीक है, अब इसको हम निकालने के लिए कुछ हमारे जो कंजर्वेशन लॉज है उनको हम यूज करेंगे। अब जैसे कि हमने अभी अभी बताया आपको कि ये जो कॉलिजन था ये रियलिस्टिक है, तो रियलिस्टिक होने की वजह से ये उसके रिलेशन को फुलफिल करेगा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। फिर सेकेंड इलास्टिक कॉलिजन है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों यहाँ पर लगेंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जब हम लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। अब देखिए पहले डायग्राम में हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है एक इंसिडेंट फोटोन है जो कि टारगेट का जो इलेक्ट्रॉन है जो एट रेस्ट है। ठीक है, तो उस पर जब इंसिडेंट हो रहा है तो देखिए दोनों ही जो फोटोन है वो इस डायरेक्शन में चला गया, स्कैटर्ड फोटोन लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां चला गया जिसको हम नाम अब आगे हम कहेंगे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। स्कैटरिंग कोलिजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है उसको हम कहेंगे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, लेकिन मूव करने के बाद इसका जो मोमेंटम है वो भी हमें mv प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 0 था लेकिन यहाँ पर mv हो जाता है p इज इक्वल टू, और जो स्टार्टिंग में फोटोन के लिए हम p इज इक्वल टू h म्यू अपॉन में c ले रहे हैं, कोलिजन के बाद यही हमारे पास हो जाता है p डैश इज इक्वल टू h म्यू डैश अपॉन में c। अब म्यू डैश क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है आफ्टर स्कैटरिंग जो कि कम है, पहले वाले से कम है, और जो इसकी एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है h म्यू और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी है h म्यू डैश। ओके, तो अब जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास फैक्टर कौन कौन से हो गए, एक तो हो गए h म्यू, रेस्ट पर है तो m0 c स्क्वायर h म्यू डैश और प्लस में रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 भी हो जाती है। अब मोमेंटम जो है वो हमारे पास है एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी की वजह से हम उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों में ही अलग अलग उसके कंजर्वेशन को देखेंगे। तो अभी हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि हमारे पास फाई जो है ये है स्कैटरिंग फोटोन यानी स्कैटरिंग एंगल, और जो थीटा है वो है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों ही हम डायरेक्शन इंसिडेंट बीम से ले रहे हैं, तो जो कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में इनके कॉस्ट फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल जाती है, और इसी के आधार पर जब हम वर्टिकल लेंगे तो इनके दोनों के केवल साइन कंपोनेंट जो है उनको हम यूज करेंगे। अब ये देखिए, जब वर्टिकल डायरेक्शन में हमने लिया है तो केवल दोनों के साइन टर्म्स को लिया है, और इक्वेशन नंबर 5 हमें मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 के स्क्वायर करेंगे, दोनों को हम एड अप कर देंगे, तो हमें इक्वेशन नंबर 6 मिल जाती है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में रख करके, जो इक्वेशन नंबर 3 है यहाँ पर, जो ये वाली थी हमने यहाँ पर बताई थी आपको, तो इस इक्वेशन से जब हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से मिल जाती है, और इक्वेशन नंबर 7 हमें सॉल्व करने के बाद प्राप्त हो जाती है। अब लैम्डा यहाँ पर ये जो टर्म आई है ये आई है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। अब मान लीजिए इसे हमें चाहिए लैम्डा यानी वेवलेंथ की फॉर्म में, तो हम लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन में म्यू और लैम्डा डैश इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू डैश रखने पर हमें ये जो है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जो कि कॉम्पटन शिफ्ट को बता रहा है, यानी कि उन वेवलेंथ में कितना डिफरेंस आया उसको बता रहा है, इक्वेशन नंबर 8, जिसे कि हम कहते हैं कॉम्पटन इक्वेशन। और यहाँ पर जो ये टर्म है h अपॉन में m0c, जो कि कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और इसको जब हम रख करके सॉल्व करते हैं तो इसको हमने नाम दिया है कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा 0, जिसकी वैल्यू हमें इतनी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हम यहीं तक ही पढ़ रहे हैं। अब इससे आगे का जो लेक्चर है उसमें हम ये जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो आप दोनों ही लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।